अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और आज हमें बात करनी है प्रोग्राम में सबसे पहले बहुत ही एक कह लीजिए कि दिलचस्प व अजीब टॉपिक के ऊपर। दिलचस्पी की इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जिस पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तशवीश भी पाई जा रही है और तशवीश पाई भी जानी चाहिए। ख़बर यह है, बात यह है कि खला और ज़मीन के मदार में बनाए जाने वाले जो दफ़ाई असासे हैं उनके हवाले से ख़बरें गर्दिश करने लगी हैं। अमरीकी अहदेदारान ने ख़बरदार ये किया है कि 2019 के बाद खला और ज़मीन के मदार में रूस और चीन के जो असासे हैं उनमें 70% तक इजाफ़ा हो जाएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि खला में मौजूद जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसके हवाले से 2022 की रिपोर्ट के इजरा पर अमरीकी इंटेलिजेंस के अहदेदार जो हैं उन्होंने बताया कि खला में अमेरिका के हरीफ रूस और चीन हमारे और इत्तेहादियों की खला में मौजूदगी की अहमियत कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, खला में सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुतालिक पहली रिपोर्ट जो है वो 2019 में शाया हुई थी और अमरीकी अहदेदारों के मुताबिक उसके बाद से खलाई सरगर्मियों में रूस और चीन ने खला में राबितों, रिमोट के ज़रिए कंट्रोल रखने, समत के तयन, खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी समेत तकरीबन तमाम ही अहम शोबों में बहुत ज़्यादा पेशरफ्त किया। और जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें अब ये बताया गया है कि खला में फ़ौजी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। रूस और चीन की ऐसी सरगर्मियों से खला और ज़मीन के मदार में एक भीड़ की सूरत हाल पैदा हो गई है। अमेरिकी इंटेलिजेंस अहदेदारान का कहना है कि 2015 से 2018 के दरमियान रूस और चीन की खलाई ताकत में 200% इजाफा हुआ था, लेकिन हालिया 2 सालों में उससे भी कई गुना बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ कहा गया है और अमेरिका क्यों बढ़ती खलाई कार्रवाइयों को अपने लिए खतरा समझता है, इस पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उसके बाद गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे अवैस सलीम साहब टेक्सास से, उनसे बात करेंगे। रूस और चीन की खला में मौजूदगी बढ़ने लगी। अमेरिकी अहदेदारों ने खबरदार किया है कि 2019 के बाद खला और जमीन के मदार में रूस और चीन के असासे 70% बढ़ चुके हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने खला में मौजूद सिक्योरिटी चैलेंज 2022 का अजरा किया। इस अजरा के मौके पर अमेरिकी इंटेलिजेंस के अहदेदारान जॉन हिथ ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि खला में अमेरिका के बुनियादी हरीफ रूस और चीन अमेरिका और अमेरिकी इत्तेहादियों के खला में मौजूदगी की अहमियत कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। खला में सिक्योरिटी चैलेंज से मुतालिक पहली रिपोर्ट 2019 में शाया हुई थी। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक इसके बाद से खलाई सरगर्मियों में रूस और चीन ने खला में राब्तों, रिमोट के जरिए कंट्रोल, सिमतों के तयन, खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी समेत तमाम अहम शोबों में पेशरफ्त की है। अमेरिकी इंटेलिजेंस अहदेदारों का कहना है कि 2015 से 2018 के दरमियान रूस और चीन की खलाई ताकत में 200% इजाफा हुआ था, लेकिन हालिया 2 सालों में इससे भी कई गुना बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि खला में फौजी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। रूस और चीन की फौजी नौयत की सरगर्मियों से खला और जमीन के मदार में एक भीड़ की सूरत हाल पैदा हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2030 के वस्त तक चांद पर अपने खलाबाज उतारने के लिए पुरुमीद है। साथ ही रूस और चीन ने खला में स्पेस स्टेशन बनाने के लिए गठजोड़ कर लिया है। चीन की तामीर 2025 से शुरू होगी। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि रूस और चीन चांद और मरीख के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात और डाटा इकट्ठा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस अहदेदारों का कहना है कि इन इकदाम से चीन और रूस के मुस्तकबिल के अज़ाइम जाहिर होते हैं। बीजिंग की स्टेट काउंसिल इंफॉर्मेशन की जानिब से जनवरी में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन की खलाई सनत को अमूमी तौर पर कौमी हिकमत अमली के एक अहम अंसर के तौर पर देखता है और चीन पुरअमन मकासद के लिए बैरूनी खला की तहकीक और इस्तेमाल के उसूलों पर कारबंद है। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया था कि चीन के लिए मुआशी, साइंसी और टेक्नोलॉजी की तरक्की, कौमी सलामती और समाजी तरक्की के तकाजे पूरे करने, चीनी अवाम का साइंसी और सकाफती दर्जा बढ़ाने, चीन की कौमी हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई कुव्वत में इजाफे के लिए खलाई शोबे में पेशरफ्त जरूरी है। अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस के मुताबिक ज्यादा इक्तिसादी फवायद की वजह से चीन ने अपनी खलाई सलाहियतों में इजाफा किया है, अपनी तरक्की के लिए माली और फौजी कोशिशें की हैं। राइटर्स के मुताबिक रूस भी मुसलसल खला में अपनी सलाहियतें बढ़ा रहा है।
امریکہ کا کہنا ہے کہ روس اور چین اگلے 30 سالوں میں چاند اور مریخ کو دریافت کرنے کے منصوبے پر انفرادی اور اجتماعی طور پر کام کر رہے ہیں اور اپنے خلائی ریسرچ کے اقدامات کو وسیع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ کوششیں کامیاب ہو گئیں تو یہ چاند اور مریخ کے قدرتی وسائل کا احتسال کا باعث بنے گی۔ بالکل جی، امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ جو سامنے آئی ہے یا آپ نے دیکھی کہ اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے، ہم نے کچھ چیدہ اس کے جو نکات ہیں اپنی اس رپورٹ کے اندر شامل کیے ہیں۔ اب یہ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ جو سامنے آئی ہے، اس میں جو خدشات ہیں روس اور چین کے حوالے سے، ان کا اظہار کیوں کیا گیا ہے؟ کیوں امریکہ کو اپنے لیے یہ چیزیں خطرات محسوس ہو رہی ہیں روس اور چائنا کی جانب سے خلا میں پیر جمانے سے؟ یہ سارے سوالات، ان کا جواب ہم اویس سلیم صاحب سے جانیں گے، سینئر تجزیہ کار ہیں، ٹیکسس سے براہ راست ہمارے شو کے لیے ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ السلام علیکم اویس صاحب۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ روس، چائنا، امریکہ، ان کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ ہو، دیگر جو معاملات ہیں، چاہے وہ معیشت کے معاملات ہوں، ان پر ہمیں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے جو دوڑ تھی وہ بہت زیادہ تیز ہوتی بہت ساری جگہوں پر محسوس ہوئی۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دوڑ ہے، یہ جو مقابلہ ہے، یہ خلا میں شروع ہو چکا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مقابلہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس نے اس کے اوپر ایک رپورٹ شائع کر دی اور براہ راست ہٹ کیا ہے اس میں روس اور چین کے جو خلا کے اندر بڑھتے ہوئے اقدامات ہیں سر ان کو۔ جی بالکل، دیکھیے یہ جو ڈی آئی اے ہے، ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی، یہ دفاعی معاملات سے متعلق جو امریکی انٹیلیجنس کے معاملات ہیں ان کو دیکھتی ہے، اور ان کی یہ 80 صفحات پر مشتمل رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس میں بنیادی طور پر وہ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگرچہ امریکہ کا اپنا جو اسپیس پروگرام ہے وہ بھی بڑا روبسٹ ہے، بہت زیادہ کام ہوتا ہے، بڑی بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہے ہر سال اس پر، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین، روس اور اس کے علاوہ کسی حد تک نارتھ کوریا اور ایران بھی جو ہے وہ اسپیس کے اندر اپنی جو کیپیبلٹی ہے، جو اپنی ریچ ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس پر زیادہ فوکس شاید اب اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ جو اس وقت ہم کانفلکٹ دیکھ رہے ہیں روس اور یوکرین کا، اس کے دوران بھی اس طرح کی رپورٹس ہیں کہ روس نے اپنی جو اسپیس کیپیبلٹیز ہیں وارفیئر کی، ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور تقریباً 20% جو ایسے خاص طور پر ایئر سٹرائکس کے لیے جو انہوں نے سارٹیز اپنی جہازوں کو وہاں سے روانہ کیا تھا روس سے، ان میں سے 20% تقریباً ایسے ہیں جو نیویگیشن درست نہ ہونے کی وجہ سے واپس آ گئے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایک زمانے میں ظاہر ہے دو بدو جنگ ہوتی تھی، گھوڑوں کا اور ہاتھیوں کا استعمال ہوتا تھا، تلواروں کا ہوتا تھا، پھر جو توپوں تک اور بندوقوں تک بات پہنچی۔ اب جو کنونشنل وارفیئر ہے اس میں ٹیکنالوجی کی ایک بڑی زیادہ اہمیت ہے، اور اس لیے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ زمین سے اٹھ کر خلا تک معاملہ چلا گیا ہے، اور خلا کے اندر ایسی کیپیبلٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس کے لیے آپ کو شاید بوٹس آن گراؤنڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور آپ تمام جو اپنا وارفیئر ہے، جو اپنی جنگی حکمت عملی ہے، وہ خلا سے بنا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، یہ وہ چیزیں ہیں جو خلا میں اس وقت ہو رہی ہیں جو آپ نے فرمائی۔ روس اور چین کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں ایک اسپیس اسٹیشن بنانے کے لیے بھی آپس میں اتحاد کر لیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی جو تعمیر ہے وہ 2025 سے شروع ہو جائے گی۔ اس رپورٹ میں یہ جو انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے سر، اس میں بتایا گیا ہے کہ روس اور چین چاند اور مریخ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اب ذرا ہمیں یہ سمجھا دیجیے گا کہ فرض کر لیتے ہیں یہ رپورٹ میں جو چیزیں ہیں یہ صحیح ہیں اور ایسا کیا جا رہا ہے دونوں ممالک کی جانب سے کہ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے چاند کو لے کر، مریخ کو لے کر، تو پھر اس میں یہ جو امریکی انٹیلیجنس عہدیدار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اقدامات سے چین اور روس کے مستقبل کے عزائم ظاہر ہوتے ہیں، صرف کن عزائم کی بات کرنا چاہ رہا ہے امریکہ؟ اور امریکہ کی جیسا کہ ابھی آپ نے خود فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خلائی پروگرامز پر خرچ کرنے والا ملک ہے نا سر یہ تو خود، تو پھر دوسرے ممالک کے خلائی مشن پر اس کو مسئلہ کیا ہے امریکہ کو؟ کیوں اس طرح کی رپورٹ جو ہے وہ جاری کرنی پڑی؟ اور اب جب یہ رپورٹ آ گئی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ ریاکشن بھی آئے گا دونوں ممالک کی جانب سے؟ دیکھیے یہ تو جو اس وقت جو دفاعی کیپیبلٹی ہے اس کو بڑھانے کی ایک جنگ ان تمام بڑے ممالک کے درمیان جاری ہے۔ پہلے ہم نے
जब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करने की बात थी तब भी यही देखा था कि एक मुल्क उसको हासिल करता है तो दूसरे ममालिक में ये जंग छिड़ जाती है कि अब हम इसको कैसे हासिल करें और जी दूसरे से ज्यादा आगे बढ़कर उस कैपेबिलिटी को कैसे हासिल करें, इसको डिटरेंस समझा जाता है। अभी तक हिरोशिमा के अलावा उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। जो ये खलाई इस वक्त दिफाई हिकमत अमली है, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है, पहले हम ये समझते थे जो एक एलिमेंट्री किस्म की नॉलेज होती है कि जी आपने खला में सैटेलाइट छोड़ दिया, वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जितनी मैंने इस हवाले से थोड़ा सा पढ़ने की और जानने की कोशिश की है, अब जिस किस्म की कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है उसके जरिए आप दुश्मन के रडार्स को जाम कर सकते हैं, आप उसके मुतल्लिक खुफिया मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं, आप जो है वो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप कर सकते हैं जिससे खला को कंट्रोल किया जा सकता है। इवन आप दूसरे ममालिक के जो सैटेलाइट खला में मौजूद हैं उनका तोड़ कर सकते हैं अपनी इस किस्म की कैपेबिलिटीज के जरिए। ठीक सो ये जंग जो आपको जमीन पर नजर आती थी वो अब खला में नजर आएगी। और दूसरा जो इसका एक फैक्टर है वो ये है जी कि जी जो वसाइल हैं चांद के या दूसरे सैयारों के, उन पर जो है वो कौन पहले काबिज होता है, कौन उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। जमीन पर जो वसाइल मौजूद है जाहिर है वो तेजी से डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। सो ये तमाम मुझे लगता है कि एक उसका वसाइल का भी फैक्टर है और दूसरा जो है वो अपने मुखालफीन पर एक दिफाई सबकत ले जाने की ज़्यादा भी से ज़्यादा कोशिश। पावर के लिए ये किया जा रहा है। अच्छा सर, एक और चीज़ ये फरमा दीजिएगा, हम जानते हैं कि रूस यूक्रेन पर हमले जारी रखे हुए है, लेकिन दूसरी जानिब हाइपरसोनिक मिसाइल है, खलाई असासे हैं, वो इसमें भी मुसलसल इजाफा करता जा रहा है। मगरबी दुनिया इसको धमकियां भी दे रही है, धमकियों पर अमल भी हो रहा है, पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं, लेकिन सब चीज़ें जो हैं बालाए ताक रखी हुई हैं इस वक्त रशिया ने। हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका और रूस के हालात जो हैं वो बहुत अरसे से कशीदा रहे हैं, कोई अभी इस जंग को लेकर नहीं है, और अब यूक्रेन के मसले के बाद तो सूरत हाल सर मज़ीद संगीन हो गई है। ऐसे में आप नहीं समझते कि अमेरिका और रूस जो हैं आपसी लड़ाई की वजह से ये जो मज़ीद हथियार बना रहे हैं, जौहरी तनसीबात बढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पर ख़र्च कर रहे हैं पहले से ज़्यादा, और मज़ीद इनमें इजाफा करना चाह रहे हैं, आपको नहीं लगता सर इससे दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं? और अगर ये दो बड़ी ताकतें आपस में इस तरह से कर रही हैं तो बाकी ममालिक को सर जोड़ने की ज़रूरत है, इनको समझाने की, या कुछ मामलात उस नहज पर लेके जाने की ज़रूरत है कि ये दौड़ जो है ये ख़त्म हो जो दुनिया के लिए ख़तरा बनती जा रही है। सलीम साहब देखिए, थ्योरेटिकली तो आपकी बात बड़ी दुरुस्त है, लेकिन दुनिया में हमने अब तक तो यही देखा है तारीखी तौर पर कि माइट इज राइट का असूल चलता है। जिसकी लाठी होती है वो भैंस भी अपनी लेकर आता है और उसको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करता है। ये सुपर पावर्स जिस तरीके से काम करती रही हैं हिस्टोरिकली, उसमें भी हमें यही देखने में आया है कि इन्होंने अपने दिफा को और अपनी कैपेबिलिटीज को इस तरह से बढ़ाने की कोशिश की है कि ये मीलों आगे हों अपने मुखालफीन से, और वो दौड़ जब शुरू हो जाती है तो और उसमें दूसरे ममालिक शामिल हो जाते हैं तो फिर छोटे ममालिक को भी मारे बांधे उसमें शामिल होना पड़ता है। और उसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो हमारे जैसे मुल्कों को होता है जो बिल्कुल जब उस दिफाई दौड़ में शामिल होते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें अपना जो अपने वसाइल अवाम के लिए जो वो काम उनको करने चाहिए, तालीम पर या सेहत पर या दूसरी चीज़ों पर जो खर्च करना चाहिए, उधर से बचा कर दिफा पर खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन ये कहना कि क्या इन ममालिक के दबाव की वजह से या इनके समझाने की वजह से इन सुपर पावर्स जी को कोई समझ आ जाएगी या वो इस दौड़ से पीछे रह जाएंगे, मेरा ख्याल है कि ये खुशगुमानी तो हो सकती है लेकिन इसका प्रैक्टिकली मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता। प्रैक्टिकली जी ऐसा मुमकिन नहीं है, और बिल्कुल अभी तक बहुत सारे मामलात में हमने यही देखा है। वो वैसा इस साल के आगाज़ में जो एक बड़ी मीटिंग होती है कि जी जो जंगों के लिए जो दिफाई मामलात पर चीज़ें खर्च की जा रही हैं, इंसानों पर खर्च की जाएँ उनके फलाह के लिए, ये सब दावे तो किए गए थे, बड़े ममालिक की जानिब से वादे भी किए गए, चीज़ें भी की गई कि ठीक है हमें ये चीज़ें करनी, लेकिन उन पर हमें अमल दरामद अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने उवैस सलीम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके तज्जिए के लिए। टेक्सास से हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्जियाकार उवैस सलीम साहब, और बात हम कर रहे थे इस अहम रिपोर्ट के हवाले से, इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो अमेरिका ने जारी किया कि खला में अब क्या कुछ किया जा रहा है। जी इस पर भी एतराज़ होने लगा है अमेरिका को, आज जो चीज़ें रशिया और चाइना की जानिब से की जा रही हैं। बहरहाल जब रशिया का जिक्र हो रहा है, अमेरिका का जिक्र हो रहा है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आज भी हम रूस यूक्रेन जंग की बात ना करें जो 51वें रोज़ में
दाखिल हो चुकी है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक मशरकी यूक्रेन का जो इलाका है लुहानस्क और डोनेट्स्क, उसमें रूसी फोर्सेस की गोलाबारी से 5 अफराद हलाक होने की इत्तलात हैं और खार्किव में भी 24 घंटों में गोलाबारी के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के 27 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी जानिब मॉस्को की वजारत दिफा ने खबरदार किया है कि वो रूस की सरजमीन पर हमलों के जवाब में कीव पर हमले तेज़ कर देगा। वजारत दिफा के हुकाम ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि यूक्रेन ने रूस के जनूबी कस्बे पर बमबारी के लिए सरहद पार से 2 हेलीकॉप्टर्स भेजे, जिसमें एक बच्चे समेत 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। यूक्रेन ने अलबत्ता इन इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। नाज़रीन, अगर हम रुख कर लें शिमाली मशरक़ी यूक्रेन का, तो वहाँ रूस ने हमले में 30 पोलिश फौजियों को हलाक करने का दावा किया है। रूस की जानिब से कीव के करीब मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया और यूक्रेन की जानिब से हमले पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। लेकिन खबर एजेंसी के मुताबिक फ़िनलैंड काबीना के वज़ीर जो हैं, उन्होंने एक बयान ज़रूर दिया है कि वो नेटो में शमूलियत के लिए जल्द दरख्वास्त जमा कराएंगे। रूस, आप जानते हैं कि उसको इस पर खासा एतराज़ है और रूस की वजारत ख़ारिजा ने एक बार फिर खबरदार कर दिया है कि अगर फ़िनलैंड स्वीडन नेटो में शामिल हुए तो वो नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं और नताइज इसके डेफिनेटली आएंगे। ये एक बार फिर से बात दोहराई गई है। अल जज़ीरा टीवी इस बारे में रिपोर्ट ये कर रहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो खैरसौन में कैदियों का तबादला हुआ है, 5 यूक्रेनियों के बदले 4 रूसी फ़ौजी जो हैं उनको रिहाई दिलवाई गई है और यूक्रेनी नायब वज़ीर आज़म ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि जंग के आगाज़ से अब तक ये चौथा मौका है जब दोनों जानिब से कैदियों का तबादला हुआ है। नाज़रीन, ये जंग अब क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, फ़रीक़ैन क्या दावे कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ये जो स्वीडन का मसला हो रहा है, फ़िनलैंड का मसला हो रहा है, ये क्यों जी अब एक नई चीज़ सामने आ गई है नेटो को लेकर। पहले तो यूक्रेन के साथ इतना कुछ हो रहा है नेटो में शमूलियत के इजहार का, जब से उन्होंने वो किया था मामला, उसके बाद से अब 2 जगहें और सामने आ गई हैं, फ़िनलैंड है और साथ ही साथ इसमें दूसरे स्वीडन भी शामिल हो गया है। क्या कहा जा रहा है रशिया की जानिब से, क्या इसके नताइज हो सकते हैं जो बार बार इनको खबरदार किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। रूस यूक्रेन जंग 51वें रोज में दाखिल हो गई। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक मशरकी यूक्रेन के इलाके लुहानस्क और डोनेट्स्क में रूसी फोर्सेस की गोलाबारी से 5 अफराद हलाक हो गए। खार्किव में 24 घंटों में गोलाबारी के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के 27 वाक़यात रिपोर्ट हुए। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मॉस्को की अफवाज खित्ते को तबाह करना चाहती है। दूसरी जानिब रूस की जानिब से कीव के करीब मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है, जिसमें तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक विजार नामी ये प्लांट कीव के जनूब मगरबी इलाके में वाक़ है। यूक्रेनी हुकाम की तरफ से इस बात की तस्दीक नहीं की गई। विजार नामी ये प्लांट S-300 फिजाई दिफाई निज़ाम तैयार करने के हवाले से जाना जाता है। मॉस्को मुतअद्दिद मरतबा ये धमकी दोहरा चुका है कि अगर यूक्रेनी फोर्सेस ने रूसी सरजमीन पर हमले या सबोताज की कार्रवाइयां की तो रूस कीव पर हमलों में इजाफा कर देगा। रूसी हुकाम ने इल्जाम लगाया कि यूक्रेन ने रूस के जनूबी ब्रांसिक के कस्बे पर बमबारी के लिए सरहद पार 2 हेलीकॉप्टर भेजे, जिसमें बच्चे समेत 7 अफराद जख्मी हुए। यूक्रेन ने इन इल्जामात की तरदीद की है। रूस ने शुमाल मशरकी यूक्रेन में हमले में 30 पोलिश फौजियों को हमले में हलाक करने का भी दावा किया है। वजारत दिफा ने हलाक होने वाले पोलिश एहलकारों को उजरती कातिल करार दिया है। ये हमला यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के करीब गांव में किया गया। रूस की खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि मॉस्को ने फौजी तंसीब पर दहशतगर्द हमले को नाकाम बना दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि उसने मॉस्को के जनूब मगरब में कालोगा के इलाके में एक मुसल्लह ग्रुप के 4 अरकान को हिरासत में लिया है, जिन्होंने तस्लीम किया है कि वो एक दहशतगर्दाना हमले की तैयारी कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया कि जंग के आगाज से अब तक 50 लाख अफराद अपना मुल्क छोड़ चुके हैं, जिनमें बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शहरी शामिल हैं। उधर फिनलैंड काबीना के वजीर का कहना है कि उनका मुल्क नेटो में शमूलियत के लिए जल्द दरखास्त जमा कराएगा। रूस ने खबरदार किया है कि अगर फिनलैंड स्वीडन नेटो में शामिल हुए तो बुरे नताइज होंगे। अब इंतखाब स्वीडन और फिनलैंड के हुकाम पर मुनहसिर है। नतीजा क्या हो सकता है ये बता दिया गया है, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन दोनों इस बात पर इसरार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो जी नेटो में शामिल होंगे, हर सूरत में होंगे। क्या मामला रुख इख्तियार कर सकता है, डॉक्टर हामिद खान साहब से जान लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बरतानिया से मेरे शो के लिए खास तौर पर वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब। जी, थैंक यू आसमा।
بہت شکریہ. وعلیکم السلام. حامد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اچھا حامد خان صاحب، یہ یوکرین اور رشیا کا جو معاملہ ہے اس پر بھی ہم آگے چل کے بات کر لیں گے. یوکرین کا حال ہم نے دیکھا ہے، نیٹو میں شمولیت کو لے کر جو بھی معاملہ تھا وہ کس قدر بڑھا، جنگ تک پہنچا. 50 سے زائد روز ہو چکے ہیں یہ جنگ جاری ہے، بہت سارے لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، ان میں بچے بھی شامل ہیں. اب سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فن لینڈ اور سویڈن بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، 2 اور ممالک ہمارے سامنے آ گئے ہیں. اور اسی طرح سے جس طرح سے پہلے یوکرین کو دھمکی دی جا رہی تھی رشیا کی جانب سے، جس کو بہت سارے لوگوں نے سیریس نہیں بھی لیا تھا، کچھ نے لیا بھی تھا، جس طرح سے کہا اس طرح سے ہوا بھی. تو اب یہ سر ایک نیا معاملہ یہ کیوں شروع ہو گیا؟ کیوں دونوں ممالک جو ہے رکنیت لینا چاہ رہے ہیں؟ کیوں بضد ہیں؟ اور یہ خطے کا جو ہم نے اس کو کیوں داؤ پر لگایا جا رہا ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے؟ سر جی بہت شکریہ. اسما دیکھیے بات یہ ہے کہ فن لینڈ اور سویڈن جو ہے نا وہ اسکینڈینیوین کنٹریز کا حصہ ہیں. ایک تو یورپ کا خطہ، ایک اسکینڈینیوین خطہ جو ہے وہ بہت زیادہ خود مختار ہے. وہ اپنے فیصلوں میں، اپنی فورن پالیسیز میں، اپنے ڈیفینس میں، اپنے معاملات میں اس نے جو انڈیپینڈنس ہے وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. اور انہوں نے اب یہ محسوس کیا کہ ان کو ضرورت ہے نیٹو جیسے اتحاد کی، جس کے تحت اب انہوں نے یہ کہا پچھلے دنوں، کوئی 2 سال پہلے بھی ایک ان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم خطے میں رشیا سے اپنے آپ کو خطرہ محسوس کرتے ہیں. اور اس خطرے کا انہوں نے اعلان اب اس طرح کی یہ جو اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ نیٹو کا حصہ بن کر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن ملے. اور ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو رشیا کی جو پسپائی ہوئی ہے یوکرائن میں کیف پر قبضہ نہ کر سکنے کی وجہ سے، پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے، تو اس نے اس سویڈن اور فن لینڈ اور جو دوسرے ممالک ان کا ایک طرح سے حوصلہ بڑھ گیا ہے کہ شاید ہم بھی اب اگر نیٹو میں آ جائیں گے تو رشیا کی ابھی معاشی طور پر اس وقت رشیا یہ کمزور، حوصلہ کیسے بڑھ گیا ہے سر؟ یوکرین کے ساتھ جو کیا ہے، جو جس طرح کے وعدے کیے گئے تھے اتحادیوں کی جانب سے، جس طرح سے اکسایا گیا، سارے معاملے کو پھیلایا گیا، اور اس کے بعد خود ہمیں یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں زیلنسکی، وہ بہت بار گلا کرتے ہوئے دکھائی دیے، شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ جی ہمیں تو کسی نے مدد ہی نہیں کیا. شے ہمیں بھی دی گئی، شے جو ہے وہ روس کو بھی دی گئی، اور اس کے بعد جب ہمیں ہیلپ چاہیے تو کوئی مدد کو تیار ہی نہیں ہے. تو آپ کو نہیں لگتا اس سے سیکھنا چاہیے فن لینڈ کو اور سویڈن کو؟ اور آپ فرما رہے ہیں کہ جی وہ دیکھ رہے ہیں سچویشن تو ان کو شے مل رہی ہے. کیسے سر شے مل رہی ہے؟ ایک وجہ ہے، میں جو آپ نے شروع میں کہا کہ اسکینڈینیوین کنٹریز اپنے آپ کو بالکل علیحدہ طریقے سے پالیسی کو ڈیزائن کرتی ہیں. خصوصاً آپ نے دیکھا جب ناروے نیٹو کا حصہ بنا، ناروے نے اس کا ساتھ دیا. پھر اس کے بعد جب یہ افغان وار ہوئی تو بہت سارے ممالک نے مل کر فوجیں بھیجی افغانستان میں، اس میں ناروے بھی شامل تھا، اس میں اسکینڈینیوین کنٹریز شامل تھے. تو یہ جو اپنی پالیسی ہے یہ امریکہ کے زیر اثر بناتے ہیں. اور یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ نیٹو میں جا رہے ہیں تو یہ یورپ کے سہارے پہ نہیں جا رہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نیٹو پہ جا رہے ہیں امریکہ کی شے کے اوپر، امریکہ ان کو انکریج کر رہا ہے. یورپ نے تو ان کو پیٹھ دکھا دی نیٹو کے اندر رکھ کر بھی یوکرین کو. ایک آپ کی بات میں ابھی تازی بات بتاتا چلوں لیٹسٹ، کہ ابھی 4 گھنٹے رشیا نے کنفرم کیا ہے کہ ان کا دوسرا سب سے بڑا جو بحری جنگی جہاز ماسکووا ہے، جو 13,000 ٹن وزنی ہے، 600 اس میں جو فوجی ہے وہ سوار ہے، وہ ڈوب گیا ہے. آلدو انہوں نے اپنے فوجیوں کو تو بچا لیا ہے لیکن یہ رشیا کی بہت بڑی سبکی ہے، جبکہ یوکرائن کلیم کر رہا ہے کہ جی ہمارے میزائل سے یہ جہاز تباہ ہوا ہے. تو جنگ کی صورتحال خطے کے اندر خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اور اگر ابھی 50ویں روز سے اوپر تو ہو گئے ہیں، اگر اس کو جلد کسی طرح خاتمہ نہ کیا گیا اس جنگ کس کا، طرح سے اس تو کا اب خاتمہ ہو سکتا ہے؟ اس کے 2 ہی طریقے ہیں. ایک تو طریقہ دیکھیں، جب کوشش ہو رہی تھی 22ویں 23ویں روز آسما کہ کسی طرح بھی زیلنسکی اور ولادیمیر پوٹن کی ملاقات کرا دی جائے اور دونوں کو فیس سیونگ دے دی جائے، یعنی کہ اس طرح کر دیا جائے کہ نیٹو میں شامل نہ ہونے کی جو ہے وہ یوکرائن یقین دہانی کرا دے، اور زیلنسکی کی حکومت کے قائم رہنے کی پوتن یقین دہانی کرا دے، اور ڈینسک اور جو دوسری 2 ریاستیں ہیں ان کو ایک اٹانومی دے دی جائے، انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے. تو یہ ایک فیس سیونگ فارمولا بڑا اچھا طے ہو گیا تھا. لیکن اسی دوران جب جو بائیڈن نے یورپ کا دورہ کیا اور اس کے بعد پھر بورس جانسن ادھر آنے لگے تو اس نے ساری صورتحال کو پھر ایک بار کمپلیکیٹڈ کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیلنسکی کو یہاں پر بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو کے فیصلہ کرنا پڑے گا.
गो कि यूक्रेन ने बड़ी मजामत की है, लेकिन रशिया की जानिब, रशिया की ताकत और रशिया ने जितनी तबाही मचा दी है यूक्रेन में, उससे मतलब यूक्रेन को जल्द अज जल्द कोई फैसला करना पड़ेगा। और अगर वो ये सोच रहे हैं कि मुआशी तौर पर रूस कमजोर हो जाएगा, तो मुआशी तौर पर यूरोप पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। रूस ने तो अपनी मैनेजमेंट शुरू कर दी है। रूस ने 30-35 डॉलर बैरल तेल जो है वो उन मुल्कों को देना शुरू कर दिया है जो उस पर पाबंदियों के ऊपर मजाहमत कर रहे हैं। यानी वो ममालिक जो कहते हैं कि हम रूस पर पाबंदियां नहीं मानते, रशिया उनको कहीं ना कहीं फायदा भी दिया जा रहा है। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि फायदा बहुत सारे ममालिक जो हैं वो यूक्रेन को भी दे रहे हैं। ये इतलात मिल रही हैं शिमाली मशरकी यूक्रेन से कि यहाँ पर 30 पोलिश फौजियों को हमला करके हलाक कर दिया गया है। चले खैर, इसको यूक्रेन मान रहा है नहीं मान रहा, लेकिन रशिया तो ये दावा कर रहा है। तो क्या फिर इससे ये समझा जा सकता है, अगर ये बात साबित हो जाती है कि वाकईतन पोलिश फौजी जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, कि कहीं ना कहीं यूक्रेन को असलहे के साथ साथ जो दीगर ममालिक हैं वो फौजी इमदाद भी दे रहे हैं, और रूस का ये दावा सच है, फिर सही है? नहीं, बिल्कुल इसके बहुत सारे एविडेंस आए हैं, और बहुत सारे एविडेंस आए हैं कि ना सिर्फ पोलैंड बल्कि हंगरी से भी कुछ लोग आए हैं, और जो उसको ह्यूमन रिसोर्स यानी इंसानी कुव्वत मिल रही है यूक्रेन को। लेकिन आसमा ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी, क्योंकि रशिया क्या करेगा, रशिया डायरेक्ट पोलैंड को ब्लेम करेगा, और रशिया जो है वो उनकी हुकूमतों को ब्लेम करेगा। इस खित्ते के अंदर एक तरफ से हमने देखा कि वो जो है बेलारूस है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ से अगर पोलैंड और हंगरी जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, तो ये जो है वही जो बार बार बात की जा रही है कि ये जंग अगर 2 ममालिक से ज्यादा फैल गई, 3 या 4 या 6 ममालिक में चली गई, तो फिर इस जंग का खात्मा जो है वो किसी बहुत बड़े साने पर होगा, और इस साने को रोकना बड़ा जरूरी है। हामिद खान साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि बजाय इसके कि 2 ममालिक के दरमियान जो जंग जारी है उसको खत्म किया जा सके, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि मजीद ममालिक जो है इसमें कूदने के लिए तैयार हैं, और ये जंग और जो है वो तबाहकुन जो सूरत है वो अख्तियार कर सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद खान साहब, सीनियर तज्जिया कार हमारे साथ मौजूद थे बरतानिया से, खास तौर पे आपने मेरे शो के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, इसके लिए नवाजिश आपकी जी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हामिद खान साहब का तज्जिया तो आपने सुना रशिया यूक्रेन जंग को लेकर। अभी हमें बात करनी है जी आज अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की बात हमें इसलिए करनी है क्योंकि वहाँ हज़ारों अफराद ने गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ एहतजाज किया है। नाज़रीन, जो मुजाहिरीन थे उन्होंने मुलाजमतों के मौक़े को बढ़ाने की बात की है, महंगाई में कमी का मुतालबा किया है और तनख्वाहों में इजाफे का भी कहा है। इस एहतजाज की जो बड़ी वजह है वो मुल्क में बढ़ती महंगाई बताई जा रही है। अर्जेंटाइन में गुज़श्ता माह महंगाई की शरह की अगर बात करें तो 6.7% रिकॉर्ड की गई, और उसके साथ ही मुल्क में पहली तिमाही के दौरान महंगाई की मजमूई शरह 16.1% तक पहुँच गई है, जबकि सालाना अफराती ज़र की शरह बताया जा रहा है कि 60% की खतरनाक हद को छू रही है, 60% तक हो चुकी है। नाज़रीन, गुज़श्ता कई सालों से हम देख रहे हैं अर्जेंटाइन के अंदर सालाना अफराती ज़र जो है उसका नंबर 55 से भी ज़्यादा ऊपर जा रहा है, और ज़ाहिर है ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो शरह है अफराती ज़र की रखने वाला मुल्क बन रहा है। लेकिन एक जानिब महंगाई है तो दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतों के बायस पिछले कई दिनों से अर्जेंटाइन के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनका एहतजाज भी जारी है। रूस और यूक्रेन का जो तनाज़ा है इसकी वजह से डीज़ल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ट्रक ड्राइवर्स ने माल बरदार गाड़ियों के नरखों में इजाफे का मुतालबा किया, लेकिन आज ये मुतालबा जो है मंजूर कर लिया गया है, और आज ट्रक ड्राइवर्स ने एटलीस्ट अपनी हड़ताल की कॉल जो है वो वापस ले ली है, और अर्जेंटाइन को कुछ रोज़ के लिए जो सप्लाई चेन उसके मुतासर हुई थी वो बहाल हो चुकी है, लेकिन महंगाई, बेरोज़गारी और तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबात अपनी जगह हैं। ट्रक ड्राइवर्स के मुतालबात जो है वो मान लिए गए हैं। अब इन लोगों की जो मुतालबात हैं वहाँ आवाम के जो एहतजाज कर रहे हैं गुर्बत के ख़िलाफ़, महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, ये इनके लिए क्या वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की हुकूमत सोच रही है, इस पर हमारे पास एक पैकेज मौजूद है, डिटेल्ड पैकेज है, सारी चीज़ें इसमें अर्जेंटाइन के हवाले से मौजूद हैं। ये पैकेज देख लें। अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और गलियों में मार्च किया। यूटिलिटी कीमतें बढ़ने और महंगाई बढ़ने की शिकायत भी दर्ज करवाई। मुजाहरे में लोगों ने मुलाजमतों के मौक़ों को बढ़ाने, महंगाई में कमी और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। आलमी खबरी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा ने अर्जेंटाइन के मुसलसल मुआशी बहरान को मजीद शदीद कर दिया था।
इस मुल्क में 42% आबादी 2020 की दूसरी शशमाई के बाद से गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। गुज़िश्ता कई सालों से मुल्क में सालाना अफरात ज़र का नंबर 55.1 था। ये शरह अर्जेंटाइन को दुनिया भर में अफरात ज़र की सबसे ज्यादा शरह वाले ममालिक में शामिल करती है। अर्जेंटाइन की मईशत 3 साल की कसाद बाजारी के बाद 2021 में 10.3% GDP के साथ दोबारा बहाली की जानिब गामजन हुई। 2021 के आखिरी सामाही में बेरोजगारी 7% से नीचे आ गई, जो कि 6 सालों में सबसे कम शरह थी। लेकिन महंगाई में कमी न हुई। मुसलसल बढ़ती महंगाई से तंग लोग एहतजाज पर मजबूर हो गए। महंगाई में मुसलसल इजाफे से गुर्बत की शरह 37% तक पहुंच चुकी है। मुल्क की IMF से $45 बिलियन का कर्ज दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महंगाई को रोकने और मालियाती खसारे को कम करने की शराइत को पूरा करने पर ही आलमी मालियाती इदारा कर्ज जारी करेगा। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में जंग की वजह से दुनिया भर में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हुकूमत का काम मुतासिर हो रहा है। हालिया जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शुमारियात के मुताबिक सिर्फ मार्च में खुराक की कीमतों में 7.2% इजाफा हुआ, तालीम में 23% से ज्यादा, कपड़ों और जूतों में 10.9%, रिहाइश, पानी, बिजली और गैस में 7.7% इजाफा हुआ। 2021 में ये शरह 50.9% थी और हुकूमत ने 2022 में अफरात ज़र को 48% से ज्यादा तक महदूद रखने का हदफ रखा था। एक जानिब महंगाई तो दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतों के बाद पिछले कई महीनों से अर्जेंटाइन के ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज भी जारी था। रूस और यूक्रेन के तनाज़े की वजह से डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर ट्रक ड्राइवरों ने माल बरदार गाड़ियों के नरखों में इजाफे का मुतालबा किया, जो कि आज मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद एहतजाज की कॉल वापस ले ली गई है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अनाज और दीगर अशिया की सप्लाई ट्रक एहतजाज की वजह से मुअत्तल थी, जिससे 4 दिनों में $400 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हुकूमत ने अब फेडरेशन ऑफ अर्जेंटाइन कैरियर्स की शरात मानते हुए मार्च के महीने के लिए 11% रेफरेंस रेट का मुआहिदा तय किया। बात करनी है जी हमें बरआज़म शुमाली अमेरिका की, जहां एल सल्वाडोर में गैंग वार के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया है। बहुत बड़े पैमाने पर मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहाँ 10,000 से ज़ायद मुश्तबह गिरोह के अरकान को गिरफ्तार किया गया है। जो यहाँ के नायब सदर हैं, उनका कहना यह है कि इंसानी हुकूक के ग्रुपों और दीगर मुबस्सिरीन की जानिब से उठाए जाने वाले खदशात के बावजूद गैंग्स के खिलाफ जंग जारी है। उनकी हुकूमत तशद्दुद और जराइम को जड़ से उखाड़ फेंकने पर जोर दे रही है। लेकिन नाज़रीन, कांग्रेस ने रवां साल मार्च के आखिर में हंगामी हालत का मुतालबा किया था, जब तशद्दुद के एक ही हफ्ते के आखिर में 87 अफराद हलाक हो गए थे। इन हलाकतों का इल्ज़ाम सदर नायब वकील की हुकूमत ने मुजरिमाना गिरोहों पर लगाया था। इस वाक़यात के बाद से ही हम देख रहे हैं कि एल सल्वाडोर भर में पुलिस और फौजी अफसरान बड़ी तादाद में तैनात किए गए हैं। ये जो गैंग के अफराद हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो शहरियों की आज़ादी के हुकूक को सल्ब करते हैं, ये कहा गया है। दीगर इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है, क्यों इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, इस बारे में आपको बताएंगे। सल्वाडोर में गैंग वार के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन किया। इस ऑपरेशन के नतीजे में 10,094 मुश्तबा गिरोहों के कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक सल्वाडोर में मार्च के आखिर में गैंग वार के नतीजे में 87 हलाकतें हुई। इस खौफनाक लहर ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। गैंग्स की जानिब से बढ़ते कातलाना हमलों के पेश नजर कांग्रेस ने सदर नायब वकीले के मुल्क में हंगामी हालत के नफाज की दरखास्त मंजूर की थी। सल्वाडोर में मार्च में 87 अफराद हलाक हुए, जबकि फरवरी में कत्ल के 79 वाकयात हुए। मुल्क में इतने वसी पैमाने पर कातलाना वारदातों का सिलसिला बरसों से देखने में नहीं आया। इन वाकयात के बाद नेशनल पुलिस ने इतला दी कि उन्होंने मारवा सलवा के 5 सरगनाओं को पकड़ लिया है, जिनके बारे में दावा किया गया कि उन्होंने गैंग के अरकान को मुतअद्दिद कत्ल के अहकाम जारी किए थे। ये कत्ल मुल्क के बदनामे जमाना मुतअद्दिद गैंग से मुंसलिक हैं, जो दारुल हुकूमत से इन सल्वाडोर के बहुत से इलाकों को कंट्रोल करते हैं। वकीले ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में इमरजेंसी के फैसले की मुखालफत का जिम्मेदार हिज़्ब इख्तिलाफ को ठहराया है। सदर का कहना था कि क्या हिज़्ब इख्तिलाफ गैंग के अरकान के दिफा के लिए इमरजेंसी के फैसले की मुखालफत कर रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन में से कंजर्वेटिव पार्टी इरीना ने
अपने बयान में कहा कि हमें सल्वाडोर के लोगों को याद दिलाना चाहिए कि जो कुछ अभी हो रहा है वो इन लोगों की लापरवाही की वजह से है जिन्होंने मुजरिमों को तहफ्फुज़ फराहम किया। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर नायब बुकीले हालिया ऑपरेशन में होने वाली गिरफ्तारियों पर कहना है कि इंसानी हुकूक के ग्रुपों और दीगर मुबस्सिरीन की जानिब से उठाए जाने वाले खदशात के बावजूद गैंग्स के खिलाफ जंग जारी है। इनकी हुकूमत तशद्दुद जराइम को जड़ से उखाड़ फेंकने पर जोर दे रही है। गैंग के जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है वो शहरियों की आज़ादी की हुकूक को सलब करते हैं। इंसानी हुकूक के ग्रुपों और अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के दफ्तर ने गिरफ्तारियों और शहरी हुकूक की रोकथाम की लहर पर तनकीद की है और सल्वाडोर के हुकाम पर जोर दिया है कि वो गिरोहों को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश में बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम करें। सदर बुकीले की गवर्निंग पार्टी के अराकीन ने हाल ही में तशद्दुद के जवाब में गैंग की रुकनियत के लिए जेल की सजाओं में खातिर खा इजाफा किया और मीडिया में गैंग से मुताल्लिक पैगामात को मुजरिमाना करार दिया। सल्वाडोर में नए कवानीन के तहत सजा याफ्ता गैंग लॉर्ड्स को 45 साल तक कैद की सजा हो सकती है, जबकि गैंग के दीगर अरकान को 20 से 30 साल तक सजा हो सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भी नए इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि गैंग से मुताल्लिका मामलात पर मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्टिंग पर पाबंदियां सेंसरशिप का बायस बन सकती हैं। सहाफ़ियों को तशद्दुद, धमकियों या गैर मुनसिफाना हिरासत के खौफ के बगैर अपना काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। बिल्कुल जी, क्या हुआ है यहाँ ये तो आपने रिपोर्ट में देख लिया। दुनिया भर में क्या अहम हुआ आज के प्रोग्राम में हमने आपको आगाह किया। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होनी है, लेकिन जाते जाते आपको लाजमन देखना है हमारा सेगमेंट। चलते चलते अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अमेरिका में एक टांग से लगड़े मगरमच्छ के लिए मगरमच्छ को सड़क पार करता देखकर ट्रैफिक आर्जी तौर पर रुक गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रैफिक में फंसे एक ड्राइवर ने सड़क पार करते हुए इस पूरे वाकये की वीडियो बनाई। वीडियो बनाने वाले एक शख्स का कहना है कि जब उन्होंने इतने बड़े मगरमच्छ को सड़क पर चलते हुए देखा तो उसकी वीडियो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट कर दी, जिसके कुछ देर बाद ही सड़क पर फिरते इस मगरमच्छ को रेस्क्यू टीम ने आकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के करीब हाल ही में एक ऐसी इमारत की तामीर मुकम्मल हुई है जो 1428 फीट ऊंची और 84 मंजिला होने के बावजूद इतनी पतली है कि दूर से देखने पर किसी बांस जैसी नजर आती है। स्टेनवे टावर कहलाने वाली ये इमारत जदीद तरीन तामीराती टेक्नोलॉजी का शाहकार है, जिसमें दस्तयाब जगह का गैर मामूली अंदाज से इस्तेमाल किया गया है। फलकबोस होने के बावजूद स्टेनवे टावर में सिर्फ 60 रिहायशियों की गुंजाइश है, जिन्हें यहाँ 82 फीट लंबे स्विमिंग पूल, फिटनेस सेंटर, खूबसूरत टेरेस और प्राइवेट डाइनिंग रूम समेत जिंदगी की दर्जनों आसाइशें हासिल होंगी। लेकिन इन आसाइशों की कीमत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस टावर में एक कमरे वाले स्टूडियो अपार्टमेंट की कीमत 1 अरब 44 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। सऊदी अरब और कुवैत में आधी रात में दिन का उजाला हो गया। दोनों मुल्कों में इस वक्त दिन की रोशनी फैल गई जब एक चमकदार सितारा आसमान से टूटकर जमीन की तरफ आया। सऊदी मीडिया के मुताबिक शुमाल मशरकी शहर हब्बुल बातिन में रात के 3 बजे तारा टूटने से रोशनी बिखरने का मंजर देखा गया। यही टूटा सितारा कुवैत के जुनूब मशरकी हिस्से में भी शहरियों ने देखा और कई ने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रोशन सितारा जमीन की तरफ जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक सितारा 26 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से जमीन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जमीन पर पहुंचने से कबल ही मुकम्मल तौर पर जलकर खत्म हो गया। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली 85 साल खातून को दुनिया की सबसे माबर स्क्वैश खिलाड़ी करार दे दिया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली 85 साल मार्गरेट ने रिकॉर्ड 84 साल और 347 दिन की उम्र में मुतहर्रिक स्क्वैश खिलाड़ी के तौर पर दुनिया की माबर तरीन स्क्वैश खिलाड़ी का एजाज अपने नाम कर लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इनकी उम्र और बतौर खिलाड़ी स्टेटस की तस्दीक कर दी है। खातून का कहना है कि वो चंद बरस कबल एक कार एक्सीडेंट में शदीद जख्मी होने के बावजूद हफ्ते में 2 मरतबा स्क्वैश लाजमी खेलती हैं। आजकल हर कोई गर्मी से तंग है और लोग तपिश से बचने के लिए मुख्तलिफ तदबीरें कर रहे होते हैं। ऐसे में भारतीय रिक्शा ड्राइवर ने गर्मी से बचने का अनोखा हल निकाल लिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर ने गर्मी के तोड़ के लिए अपने रिक्शे की छत पर घास के साथ साथ मुख्तलिफ पौधे भी उगा लिए। रिक्शे के ऊपर घास उगाने से न सिर्फ गर्मी से बचाव मुमकिन है, बल्कि सरसब्ज रिक्शा लोगों की तवज्जो का मरकज भी बनता जा रहा है। रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि उसने रिक्शे पर घास इसलिए उगाई ताकि न सिर्फ वो खुद गर्मी से बचे, बल्कि अपने मुसाफिरों को भी अच्छा और ठंडा सफर मुहैया कर सके।